जुडिशरी क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोचिंग ली आपने तब भी सुना होगा, कोचिंग नहीं ली तब भी सुना होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तभी हमें पता लगता है कि हमें कितना आता है। मान लो हमने ऑर्डर टू सीपीसी का पूरा पढ़ लिया, फ्रेम ऑफ सूट हमने अच्छे से याद कर लिया, हमें समझ भी गए, पर जब क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमने पीवाई क्यों नहीं करे। ये जो बुक है सिंगल्स की, आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ये बुक है, इसमें सारी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं मेंस के। अब ये क्वेश्चन आया है HPJS हरियाणा पब्लिक नहीं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2019 में। क्वेश्चन क्या है, द कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी लाइव नाइदर डेड नॉर इन द वूम्ब। मतलब जब सूट फाइल कर रहे हो उस टाइम कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, ना ही वो मर चुका हो कॉज ऑफ एक्शन, ना ही वो अभी ऐसा हो कि वो अराइज ही नहीं हुआ। तो जिस टाइम पे जिस पॉइंट पे मैं सूट डाल रहा हूँ उस पॉइंट पे कॉज ऑफ एक्शन लाइव होना चाहिए, ना वो डेड हो। डेड का मतलब क्या है, कॉज ऑफ एक्शन राइज तो हुआ था पर अब वो मर चुका है, मतलब लिमिटेशन एक्ट का बाहर लग गया। ठीक है, अब लिमिटेशन एक्ट का बाहर लग जाता है तो ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब से प्लेंटिफ रिजेक्ट हो जाती है। तो ना ही ये हो ना ही वो वूम्ब में हो, मतलब कॉज ऑफ एक्शन अभी अराइज ही नहीं हुआ और सूट पहले डाल दिया, प्लेंट पहले फाइल कर दी, तो भी कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब से प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। तो कॉज ऑफ एक्शन लाइव होना चाहिए जब सूट डाला है। अब कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है, क्योंकि इतनी बात से क्या पता ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का हो, तो इतनी बात से मार्क्स नहीं मिलेंगे, पेज नहीं भरेंगे। क्वेश्चन में तो पूछा ही था पर और भी बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू कॉज ऑफ एक्शन इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, एंड द प्रोविजंस कंटेन्ड इन CPC। तो कॉज ऑफ एक्शन जो है ना, वैसे तो इसे डिफाइन नहीं करा गया, पर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसका नाम है चर्च ऑफ क्राइस्ट, ये आप पढ़ लेना जजमेंट का नाम। इसमें कोर्ट ने बताया कि एवरी फैक्ट विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव टू एनेबल हिम टू गेट अ डिग्री शुड बी सेट आउट इन क्लियर टर्म्स। It is worthwhile to find out the meaning of the word cause of action. A cause of action must include some act done by the defendant. Since in the absence of such an act, no cause of action can possibly accrue. ऊपर जो लिखा हुआ पढ़ देते थे, cause of action is a bundle of facts. Cause of action bundle of facts होता है which taken with a law applicable to them gives the plaintiff the right to relief against the defendant. Cause of action bundle of facts होते हैं और ये प्लेंटिफ को राइट देते हैं कि वो कोर्ट में जाकर रिलीफ ले सकता है। आप लोगों को पता होगा वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, उबी जस्ट इबी रेमेडियम। तो राइट होना जरूरी है। जब उस मेरे राइट को वॉलेट करा तब मैं कोर्ट जा सकता हूँ। जब मेरे राइट को वॉलेट करा तब माना जाएगा कि कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ। मेरे पास एक राइट था, उस राइट को वॉलेट कर दिया डिफेंडेंट ने, तो जैसे ही वॉलेट करा वैसे ही मेरा कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया। ये मेरा घर है, मेरा राइट है कि मैं इसे कैसे भी यूज़ करूँ। मैं इसमें घुस सकता हूँ कभी भी अपने घर में, अपने घर में कुछ पेंट करवा सकता हूँ, अपने घर को बेच सकता हूँ। एक आदमी आता है वो मेरे घर के ऊपर ताला लगा देता है, अब मेरे राइट इन्फ्रिंज हो गए, मैं अपने घर में नहीं आ सकता, मैं अपने घर में नहीं आ सकता, मैं अपने घर को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरे घर पर ताला लगा दिया। तो मेरा राइट इन्फ्रिंज हो गया। और वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो अब रेमेडी क्या है, रेमेडी है कि मैं कोर्ट में जाके कोर्ट को कहूँगा कि योर ऑनर परमानेंट और मैंडेटरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दो। परमानेंट इंजंक्शन इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि क्या पता वो मेरी प्रॉपर्टी ना बेच दे, उसने ताला लगा दिया, उसने कब्जा कर लिया और कल को मेरी प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो मैं परमानेंट इंजंक्शन का सूट डाल देता हूँ और मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट डाल देता हूँ कि अपना ताला निकाले। तो ये होता है कॉज ऑफ एक्शन का मतलब, जो मैंने डेफिनेशन बताई है और जो मैंने एग्जांपल दिया है। अगर आप उसे इसके साथ रिलेट करोगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अंडर ऑर्डर 2 ऑफ द CPC. What are the types of cause of action which can be joined without the leave of the court in a suit for recovery of immovable property? तो इसके लिए हम CPC में ऑर्डर 2 खोलते हैं। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब तो बता ही दिया अभी मैंने, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देके और वो एग्जांपल देके। अब ऑर्डर 2 जो है वो बताता है कि कॉज ऑफ एक्शन कब ज्वाइन हो सकता है। जैसे जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ होता है, मतलब एक ही सूट में कई सारे प्लेंटिफ को जोड़ दिया, जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट होता है, वैसे जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन होता है कि कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर दिया, मतलब एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन थे उसे ज्वाइन कर दिया। ऑर्डर 2 रूल 3 इसकी बात करता है। ऑर्डर 2 रूल 3 बताता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ जो है वो एक ही सूट में सेवरल कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकता है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। डिफेंडेंट एक होना चाहिए, एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो कॉज ऑफ एक्शन को, सेवरल कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकता है इन द सेम सूट और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली
मतलब जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट है अगर, तो भी वो कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकता है। मतलब 4 डिफेंडेंट है और एक ही सूट में, ओ सॉरी 4 डिफेंडेंट है मान लो, और एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन है, तब भी वो ज्वाइन कर सकता है। एंड एनी प्लेंटिफ हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच देयर आर जॉइंटली इंटरेस्टेड पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉइंटली इंटरेस्टेड होनी चाहिए अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मतलब क्या है, और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली में यूनाइट सच कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। देखो इसे उठाते हैं। मान लो एक घर में 3 लोग रहते हैं, A B C D, ये डैड है, ये मॉम है, ये इसके चाइल्ड 1, ये चाइल्ड 2, ये दोनों स्टूडेंट है CD, ये वकील है मान लो, ये टीचर है मान लो। BSES वालों की गलती वैसे बिजली चली जाती है, BSES वाले बिजली काट देते हैं, इनकी गलती पूरी BSES वालों की है, ये मान के चलते हम। अब लाइट चली जाती है, ये अपने केस की प्रिपरेशन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसे नुकसान हो जाता है। B जो है वो टीचर है, उसने पेपर चेक करने होते हैं, वो पेपर चेक नहीं कर पाती एक भी, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, इसलिए उसका बड़ा तगड़ा नुकसान हो जाता है। मान लो उसकी नौकरी ले जाती है, और COD पेपर के लिए पढ़ नहीं पाते, वो दोनों फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल है मतलब, तो एग्जाम्पल की तरह से आप लोग लेना। अब इस सिचुएशन में जो हमारे ऑर्डर 2 रूल 3 में लिखा है कि पार्टीज जो है वो जॉइंटली इंटरेस्टेड होनी चाहिए, क्या वो जॉइंटली इंटरेस्टेड है इस एग्जाम्पल में? यस, दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड, वो एक ही परिवार के लोग हैं, तो वो जॉइंटली इंटरेस्टेड हैं। तो पार्टीज जो है वो जॉइंटली इंटरेस्टेड होनी चाहिए। पहली कंडीशन जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के लिए, जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले तो जॉइंटली इंटरेस्टेड होनी चाहिए पार्टीज, जॉइंटली इंटरेस्टेड। दूसरा, एक ही सूट में सूट एक होना चाहिए, वन सूट। दूसरा, डिफेंडेंट सेम होना चाहिए, सेम डिफेंडेंट, या फिर जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट हो, जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ होता है वैसे ही जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है। बस कोर्ट की जुरिसडिक्शन होनी चाहिए, कोर्ट की जुरिसडिक्शन ऑब्वियसली होनी चाहिए, सब रूल 2 में लिखा है, एज कम विद रिगार्ड टू पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, मतलब पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होनी चाहिए कोर्ट की। ठीक है, तो जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन पॉसिबल है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉज ऑफ एक्शन विच कैन बी जॉइंड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर अचल संपत्ति से रिलेटेड सूट है तो जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, पर क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो मान लो कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर दिया, कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर दिया, यार वो एग्जाम्पल आधा रह गया था एग्जाम्पल, फिर से बताता हूँ। तो ये तीनों के राइट्स इन्फ्रिंज हुए थे, इसकी नौकरी ख़राब हो गई, इसका केस ख़राब हो गया, इसकी नौकरी लेगी, इनका एग्जाम्स ख़राब हो गया। तो ये तीनों, अब क्योंकि इसका कॉज ऑफ एक्शन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, चारों के अलग अलग है, पर क्योंकि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं इसलिए ये एक ही सूट डाल सकते हैं जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन करके। एक ही सूट में मान लो ये प्लेंट है, इसमें ए अपना बता रहा है अपनी कहानी, बी अपनी बता रही है, सी अपना बता रहा है, डी अपना बता रहा है। क्यों? क्योंकि जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अब अगला क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट में रिकवरी फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति की रिकवरी करनी है, किसी घर की मान लो रिकवरी करनी है, तो उसमें क्या कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कर सकते हैं, पर क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो अगर जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन करेंगे तो हो सकता है कि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए मामला। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। वो क्या क्या? क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट और एरियर ऑफ रेंट, मतलब मान लो मैं प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता हूँ, क्योंकि क्या क्वेश्चन है, सॉरी रूल 4 क्या बताते हैं, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, अगर मुझे अचल संपत्ति की रिकवरी चाहिए तो उस सिचुएशन में मैं जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कर सकता हूँ, पर कुछ सिनेरियोज में ही कर सकता हूँ कोर्ट की परमिशन के बिना। बाकी सिनेरियोज में अगर मुझे अचल संपत्ति से रिलेटेड और भी चीज़ें मांगनी है तो फिर मुझे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मैं कोर्ट की परमिशन के बिना भी कॉज ऑफ एक्शन जो है उन्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ एक ही सूटों में और क्या क्या मांग सकता हूँ बिना कोर्ट की परमिशन के? तो क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट और एरियर ऑफ रेंट, मान लो मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, मैं कोर्ट को कहता हूँ कि लॉर्डशिप मेरे को कब्जा दिलवा दो, प्लस मुझे मीन प्रॉफिट दिलवाओ, या फिर अगर उसने किराया नहीं दिया, किराएदार था तो किराया दिलवाओ। क्लेम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम इन विच रिलीफ इज बेस्ड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन एंड इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर
और रिडेम्पशन अ क्लेम फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन चार सिचुएशंस में मैं कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकता हूँ अगर सूट है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मुझे कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर और कोई इनके अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर मुझे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बड़ा है पर बता देता हूँ शॉर्ट में कि लिखा गया इसमें बेसिकली ये लिखा है कि एक आदमी का सूट की टोटल वैल्यू 8 लाख थी टोटल वैल्यू। जिस कोर्ट में वो केस जानना चाहता था उसकी मैक्सिमम पेक्यूनियरी जुडिक्शन थी 5 लाख, तो वो 5 लाख रुपए कोर्ट से मांगता है। ऐसा करना ये पॉसिबल है। मान लो तुम्हारे सूट की वैल्यू 10 लाख है पर तुम चाहते हो कि एक पर्टिकुलर कोर्ट में तुम केस डालो, सूट फाइल करो, तो तुम जितनी कोर्ट की पेक्यूनियरी जुडिक्शन है उतने का सूट डाल सकते हो, बाकी तुम अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो। रूल 2 इस चीज़ की परमिशन देता है। पर ऑर्डर टू रूल 2 ये भी बताता है कि अगर तुमने कुछ पार्ट अपना छोड़ दिया, मान लो तुम्हें 8 लाख रुपये तुम्हें चाहिए थे, ठीक है, तुम्हें सामने वाली पार्टी से 8 लाख रुपए लेने थे, पर तुमने कहा कि मैं 5 लाख ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं 3 लाख को छोड़ो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसी कोर्ट में केस डालूँ। अब तुमने 3 लाख छोड़ दिए, अब कल को तुम इन 3 लाख के लिए सूट नहीं डाल सकते अलग से। क्यों? क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 इसकी मना करता है ये करने से। ऑर्डर टू रूल 2 ये बताता है एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द, एक सेकंड दिख ही नहीं रहा, एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम। मतलब 8 लाख रुपए चाहिए ना सामने वाले से, तो 8 लाख रुपए मांग लो, होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। बट अ प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। तो 8 लाख रुपए चाहिए, 8 लाख मांग लो, पर प्लेंटिफ चाहे तो छोड़ भी सकता है। उसने 3 लाख छोड़ दिया, वेर अ प्लेंटिफ ओमिट्स, छूट गया, उससे गलती से छूट गया, या फिर इंटेंशनली रिलिंक्विश, जानबूझ के छोड़ देता है, या जैसे यहाँ पे इसने जानबूझ के 3 लाख छोड़ दिया, तो उसके बाद ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड। तो बाद में इसके लिए सूट नहीं डाल सकता कि पहले 5 लाख का सूट डाल दिया फिर उसके बाद 3 लाख का सूट डाल दिया, ऐसे नहीं, एक ही बारी में सब मांग लो। छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, और अगर छोड़ दिया या गलती से छूट गया तो फिर सूट नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो रजत शर्मा ने ऑब्जेक्शन रेज करा ऑन द मेंटेनेबिलिटी एंड रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू डिसमिस इट, वो उसने ठीक बोला है। जो बाद का 3 लाख वाला है ना, जो 3 लाख के लिए उसने अलग से सूट डाल दिया, वो नहीं डाल सकता एज पर ऑर्डर टू रूल 2।